हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एस्पायरेंट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि 3 ईयर एलएलबी का लास्ट पेपर है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। एक सेम टू सेम इसी नाम का पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर में भी होगा। तो जो ये वाला पेपर है, इसमें हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, और जो अगले सेमेस्टर में आएगा वो उसमें एक स्पेसिफिक हो जाएगा। वो मतलब कई तरह के जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, हमें पढ़ना ही है और हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम इसको एक कैरियर के तौर पर लेके चल रहे हैं। और लगभग सभी जो विद्यार्थी हैं या फिर एस्पायरेंट्स हैं वो सभी सफल रहेंगे अपने सभी उद्देश्यों में, जिस जिस उद्देश्यों से आप लो कर रहे हैं। तो जो ये हम देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस पेपर का सिलेबस है, जिसमें हमें सॉरी देखना है या पढ़ना है पर्पज क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का इवोल्यूशन कब से माना जाता है, या क्या क्या प्रक्रिया रही विकास की, या फिर क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। और ऐसे ही अलग अलग जैसे अगले टॉपिक है प्रपोजल, यानी कि ऑफर कहा गया है इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत, और प्रोमिस या वादा, और इससे संबंधित अन्य अवधारणाएं या कंसेप्ट्स। तो लगभग लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे कम 80 से 90 नंबर का पेपर कवर करेगा ये वाला टॉपिक। और जो आगे आने वाला सिलेबस है इस पेपर का भी, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसको समझने के लिए भी जो ये वाला टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी हम अलग से एक वीडियो में जो बाकी के टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो जो आज हम इसमें बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और पर्पज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या पर्पज रहेगा, और इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, और असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एक वैध जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, उसके क्या क्या जरूरी तत्व हैं। तो इन सभी पे हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें भी बताया गया है, डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। हम एक जनरल देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहेंगे। तो ये सबसे लास्ट में है, इसको हम देख लेते हैं कि जैसे एक एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर इनका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो लगभग लगभग दोनों का मतलब सेम सा ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम कह सकते हैं अनुबंध, या फिर इसी तरीके से, और एग्रीमेंट को कह सकते हैं समझौता। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। जो एग्रीमेंट होता है तो ये एन ऑफर या फिर एक ये प्रपोजल होता है, और इट्स एक्सेप्टेंस मतलब इसकी स्वीकार्य एक ऑफर और उसकी स्वीकार्यता होती है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है और इसका एक जो इसको एनफोर्स करने की ताकत रखता है। तो ये दोनों मिलकर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जो दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट जो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि, और जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो थर्ड इसमें जो डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस से हम हमें समझना याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो थर्ड पे हम बात कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगली ओब्लिगेशंस होते हैं, मतलब इनकी जो कानूनी रूप से ये देयताएं या बाध्यकारी होते हैं। तो और जो एग्रीमेंट होते हैं इनमें लीगली ओब्लिगेशंस नहीं होती हैं। और फोर्थ नंबर पे देखें तो ये जो बाइंडिंग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। जैसे कोई बच्चों में कोई आपस में समझौता कर लिया जाए, फिर अवयस्क जो व्यक्ति होते हैं वो कोई समझौता करते हैं, वो सारे एग्रीमेंट के तहत आ जाते हैं। और जो फाइनली जो एक इसमें डिफरेंस हम देख सकते हैं वो क्या है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं किसी न किसी लॉ के द्वारा, और जो एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। तो ये नहीं मेन मेन डिफरेंस था। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को 1872 के एक्ट में क्या कहा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। तो जो 1872 वाले एक्ट में जो इसको डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 और एच में किया गया है। और इसमें बताया गया कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो जो भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो लॉ के द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने जो इसके बारे में डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो सालमन नाम के एक ज्यूरिस्ट है, उन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है और जो ओब्लिगेशन करता है दो पार्टियों पर, जिसको डिफाइन करता है और क्रिएट करता है ये ओब्लिगेशन। तो सलमान ने ये बताया है। दूसरा है जो विलियम एंसन है,
उन्होंने बताया कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि भी 2 और मोर पर्सन्स के बीच में होगा ये जो एग्रीमेंट होगा जो एनफोर्सेबल होगा। और बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड, और जिसके अंतर्गत क्या दिया हो गया होगा कि क्या-क्या अधिकार होंगे एक दूसरे के प्रति, या फिर क्या-क्या सर्विसेज दी जाएँगी, या फिर ऑब्लिगेशन क्या-क्या होंगी। थर्ड नंबर पे जो फेडरिक पोलोक हैं उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एवरी एग्रीमेंट और प्रोमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एक समझौता या वादा जो एनफोर्सेबल हो, यानी कि जिसको एक कानून लागू करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशंस में इतना ही आएगा कि सिंपल में देख लेते हैं कि मतलब फाइनली क्या निकल के आया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एन एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सेम टू सेम बात निकल के आई है, तो हमें सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है और कंसेप्ट को समझ के चलना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मेनली दो बातें होंगी, वो कौन कौन सी होगी, एग्रीमेंट बिटवीन दी टू पार्टीज, यानी कि दो पार्टीज या व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होगा, और दूसरा क्या होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इतनी बात इसमें पर्पज की बात कर लेते हैं कि क्या उद्देश्य है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का या बनाने का। तो पर्पज यही है कि टू एंश्योर दैट ए मैन फुल, किसी व्यक्ति ने क्या वादा किया है उसको एंश्योर करने के लिए ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो किसी व्यक्ति ने कोई भी जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के से संबंधित। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे कहते हैं, प्रोमिसेस मेड बाय ए मैन शैल बी परफॉर्म्ड बाय देम रेगुलरली और टू फुलफिल द प्रोमिस मेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो बस यही बात है कि जो उन्होंने वादा किया है या जो उनके बीच में निश्चित हुआ है उसको रेगुलर तौर पर या निश्चित तौर पर करे, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज कहेंगे। तो जो इवोल्यूशन की बात करते हैं ये हमारा इसी के अंदर ही थर्ड डायमेंशन है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही। तो जो इवोल्यूशन है उसमें हम लेके चलते हैं एंशियंट पीरियड से लेकर और फिर मेडिवल और फिर ब्रिटिश, क्योंकि जो पूरा इवोल्यूशन हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत में कैसा था, फिर प्राचीन भारत में जो रूलर्स थे वो हिंदू थे, और जो मेडिवल जो एज या पीरियड था वहां पर रूलर थे मुस्लिम, और फिर उसके बाद जो आधुनिक भारत है उसमें हम कह सकते हैं कि काफी समय से लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का राज रहा है। तो तीनों के तीनों में अलग अलग इवोल्यूशन देखेंगे कहाँ पर क्या क्या स्थापित हुआ या फिर कैसे कैसे एक डेवलपमेंट हुआ पूरे पूरे इसके कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो सबसे पहला है वो है एंशियंट पीरियड। तो जो एंशियंट पीरियड है यानी कि प्राचीन जो काल है समय है, उसमें क्या था, जो कुछ ना कुछ जो सर्टेन लॉ थे, ऐसा नहीं कह सकते प्रॉपर थे लेकिन कुछ ना कुछ थे। तो जो तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जो पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट आया या इंट्रोड्यूस हुआ वो ब्रिटिशर्स ने किया। जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसके फंडामेंटल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट थे यानी कि उपस्थित थे प्राचीन भारत में भी, और जिनको हम हिंदू लॉज के अंतर्गत देख सकते हैं। और जो ये सारे के सारे बेस्ड थे, मतलब ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कि कोई नियम था या कानून था, बस ये सच सच जैसे सब लोग एडहेरेंस टू द ये सच्चाई से बंधे हुए थे, और इसमें कोई चेंज नहीं था, और मेनली ये क्या थे, रिलीजन मतलब कि धार्मिक धारणाओं से ही बेस्ड थे। तो अगली बात ये कह रहे हैं कि इसका हम एक जो प्रसिद्ध वो देख सकते हैं कि रिकवरी ऑफ डेब्ट्स इन कोड ऑफ मनु, यानी कि जो मनु ने एक स्मृति लिखी थी, यानी कि रूल्स की एक बुक होती है स्मृति, तो उसमें भी इसके बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपने ऋणों को कैसे चुकाना है। तो एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है एक। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या था कि जो ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक मतलब पवित्र एक कर्तव्य पाइयस ड्यूटी होती थी, एक पवित्र एक कर्तव्य होता था हर पर्सन का, जिसने भी अपना ऋण लिया है या फिर यानी कि कुछ भी पैसे लिए हैं ब्याज पे या जैसे भी कुछ भी और वस्तु ली है। तो जो ये मेनली क्या था, जो धार्मिक बिलीफ पर लोगों में ऐसे विश्वास किया जाता था कि अगर किसी ने अपना ऋण नहीं चुकाया तो उनको एक बहुत ही बुरा नरक में जाना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ ऐसी धारणाएं थी, नोशंस थी। तो उसके बाद जो एक राजा का भी कर्तव्य होता था कि जो जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको देखे। उसके बाद फिर जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, जो हमें आगे इसी पेपर में भी पढ़ना है। तो इनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है हिंदू लॉ के अंतर्गत प्राचीन भारत में ही। आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो प्राचीन भारत में मेन मेन सी क्या बातें निकल के आई हैं कि कि उस समय पर भी कुछ ना कुछ जो बिंदु थे कॉन्ट्रैक्ट के वो थे, और जिनको हम हिंदू कानून के अंतर्गत देख सकते हैं।
उसके बाद जो जो ये इस समय का कॉन्ट्रैक्ट था वो धार्मिक धारणाओं पर या विश्वासों पर बेस्ड था और कुछ मान्यताएँ भी थी जिनमें हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने अपना ऋण नहीं चुकाया तो उसको नरक में जाना पड़ेगा और कुछ अन्य बातें भी रही हैं, जैसे हम देखा डॉक्ट्रिन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस था। इसके बाद कहा गया है कि जो अगर कोई गिफ्ट उस समय की बात है, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो दे रहा होता है, तो उस समय हम नहीं देखते हैं कि हमें कुछ वापस मिलेगा या ऐसी कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि भई कितना वापस मिलेगा, क्या रहेगा। तो तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्जिस्टेड। तो मतलब उस समय ये एक्जिस्ट करते थे, होते थे प्राचीन भारत में भी। तो एक पॉइंट है जो नोट करने वाली बात ये कह रहे हैं, हिंदू जूरिप्रूडेंस ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी स्कैंटी एंड वाज ग्रेटली हैंडीकैप्ड। तो कहने का मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं, और ये कहा भी किसने था, जो एक लॉ कमीशन था जिसकी 14th रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा था कि भी जो सिस्टम था वो काफी लाचार था और एक पर्टिकुलर सिस्टम कानून का व्यवस्थित नहीं था। तो इन्होंने यही कहा था, नो सिस्टम ऑफ रिलायंस, मतलब कोई भरोसे का ऐसा कुछ कानून या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन हिंदू जूरिप्रूडेंस कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पे भरोसा कर सकें कि एग्जैक्ट था कुछ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी इसके फलस्वरूप भी कुछ ना कुछ बातें थी। हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी डेवलप्ड, जो डेवलप नहीं हो पाया था प्रॉपरली। लेकिन फिर भी जैसे धर्मशास्त्र और कोड ऑफ मनु और ये कुछ और बातें भी थी, जैसे नारद स्मृति और ये बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि के आधार पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे। और फाइनली इन्होंने बताया कि डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट अथॉरिटीज वर फॉलोड, अलग-अलग समुदायों के द्वारा अलग-अलग जो संस्थाएं हैं या फिर अधिकारी हैं वो सब फॉलो किए जाते थे, रूल्स फॉलो किए जाते थे। और कोई भी एक यूनिफॉर्म यानी कि सबके लिए कुछ कॉमन कुछ था नहीं ऐसा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में। तो निकल के बात यही आई कि कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं था। तो सेकंड जो हम विकास क्रम देखेंगे उसमें देखेंगे कि मुस्लिम पीरियड में क्या रहा। जो मेडिवल पीरियड है, जो 1750 ईस्वी से पहले और 1000 के या 750 के बाद का जो टाइम पीरियड है जिसमें मुस्लिम मुस्लिम रूलर्स रहे हैं। तो इसमें भी मेनली यही बात थी, कुछ थोड़ा विकास तो हुआ, जैसे कि जो एसेंशियल जो तत्व हैं या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब बातें इसमें आ गई थी। जैसे क्या-क्या हो सकता है, ये हमें इसमें आगे पेपर में पढ़ने हैं। प्रोपोज़ल, एक्सेप्टेंस, आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन, रिजल्ट एम्ड, क्या उसका उद्देश्य क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का, और मीटिंग ऑफ द माइंड्स इत्यादि, ये सभी की सभी बातें उस दौर में देखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या कि एब्सेंट था कुछ बातें, कि रेगुलर सिस्टम नहीं था कुछ भी। रेगुलर सिस्टम ऑफ लॉ ऑफ रिपोर्टिंग ऐसा कुछ नहीं, रिपोर्ट नहीं किया गया है कि ऐसी कुछ बातें नहीं मिली हैं कि कुछ रेगुलर सिस्टम था कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक चाहे थोड़ा-सा एग्जांपल मिला है इसका, फतवा ये आलमगीरी एक नाम की पुस्तक है, उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र आया है औरंगज़ेब के समय में कि देयर वाज़ नो रेगुलर सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इन इंडिया, के भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो रेगुलर हो कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में, रेफरेंस में। तो जो नेक्स्ट बात आई है, जो जहाँ से हम मान के चलते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेज़ आए हैं ठीक-ठाक लेवल पे, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत क्या-क्या हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपना जो शासन है वो स्थापित किया, तो उन्होंने कुछ चार्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। चार्टर से यहाँ पर मतलब इतना है कि कुछ जो ब्रिटिश वहाँ की सरकार थी, वहाँ जो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो एक उनके लिए एक चार्टर्स जारी कर दिए, यानी कि कुछ अधिकार पत्र जारी कर दिए जाते थे जिनके अनुसार वो यहाँ का शासन या इत्यादि सब देखते थे। उनमें सब उनके लिए जो नियम थे वो बता दिए जाते थे, चार्टर्स यानी कि अधिकार पत्र। तो जो प्रेसिडेंसी यानी कि जो जो ब्रिटिशर्स के जो राज्य थे, वो थे मेनली मेनली स्टार्टिंग में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो यहीं पर इन्होंने अपना जो नियम्स हैं, चार्टर्स हैं, वो लागू किए थे। और चार्टर्स प्रोवाइडेड दैट द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट लॉ शुड बी अप्लाइड सो फॉर, यानी कि जो अब तक के जो इंग्लिश कॉमन लॉ था वो चार्टर्स के द्वारा बताए गए थे, वो सब एप्लीकेबल हो रहे थे इंडियन सर्कमस्टांसेस, इनकी भारतीय परिस्थिति पर वो लागू हो रहे थे। जबकि जो जजेस थे जो उनको फैसला कर रहे थे, वो सब कौन थे? इंग्लिशमैन थे। मोस्टली दे आर इंग्लिशमैन। और जो वो उनका जो अप्लाई कर रहे थे सभी कानून्स को या चार्टर्स को, वो क्या कर रहे थे? अंधाधुंध रूप से लागू कर रहे थे। और वो नहीं देख रहे थे कि जो यहाँ के निवासी हैं, लोकल इनहैबिटेंट्स हैं,
तो उनको क्या-क्या असुविधाएँ हो रही है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि इन पर जो लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं यानी कि स्थायी जो निवासी हैं उन पर थोड़ा-सा उनको रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ काम किया गया। तो 1781 में एक कानून बना दिया गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो हिंदूज़ हैं उनके लिए हिंदू कॉन्ट्रैक्ट के नियम लागू होंगे और जो मुस्लिम हैं उनके लिए मुस्लिम्स क कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम लागू होंगे। और अगर 2 ऐसी पार्टी हैं कि जिसमें एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो उसके लिए जो बचाव पक्ष है उसके वाला जो कानून है वो लागू होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा डेवलपमेंट हमने देखा और इसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, Hindu and Muslims were governed by their respective law and usages. This practice continued up to the passing of the Indian Contract Act. जब तक 1872 का कानून नहीं आया तब तक सेम टू सेम यही बातें चलती रही, या मुस्लिम के लिए हिंदू के लिए सेम अपने अपने दायरे में रहकर जो कानून है और उसके उपयोग हैं वो सब चलते रहे। तो जब तक ये 1872 वाला नहीं आया, तो फिर ये कह रहे हैं कि इसी के साथ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आई, क्योंकि इससे सॉल्यूशन होने वाला नहीं था। तो फिर एक ज़रूरत महसूस हुई ए यूनिफ़ॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ, कि एक यूनिफ़ॉर्म एम सबके लिए कॉमन सिस्टम हो लॉ का, और कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेनली। तो जो तीसरा लॉ कमीशन था, वो मतलब उसने पूरी तरह से इसी के ऊपर काम किया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और उन्होंने फिर अपना एक ड्राफ्ट भी सबमिट करवाया, यानी कि एक प्रारूप सबमिट कराया 28 जुलाई 1866 को। ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस ये इम्पोर्टेंट रखना कि 1872 में जो एक कानून बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसमें जो ये रिपोर्ट आई थी या फिर ड्राफ्ट आया था, उसमें कुछ संशोधनों के पश्चात फाइनली अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका के द्वारा 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अडॉप्ट किया गया। तो जो इवोल्यूशन की बात आई थी वो इतनी ही बात थी, इसमें 3 बातें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, लेकिन हमने कुछ नई सी जानकारी होती है तो एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत फ़ील कर सकते हैं। तो इसको लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार ज़रूरत पड़ी तो देखें, तो ये ईज़िली समझ आ जाएगी। इसमें 3 ही बातें थी कि एक एंशिएंट पीरियड में हमने देखा क्या-क्या बातें थी, तो उसमें कुछ ख़ास व्यवस्थित नहीं था। मुस्लिम वाले में थोड़ी-थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, और कुछ मामलों में हम इनको कॉन्ट्रैक्ट कह पाते हैं सही में। जो एंशिएंट वाला पीरियड था ये वाला, तो उसमें कहा गया था कि जो जो धार्मिक धारणाएँ हैं, उन्हीं पे बेस्ड था मैक्सिमम जो सिस्टम था कॉन्ट्रैक्ट का। और ब्रिटिश के टाइम में 1872 में एक ये कानून ही या लॉ ही पास हो गया लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये हमने एवोल्यूशन देखा इसका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा और स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में कहें तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो 1872 वाला एक्ट है, वो संपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। वो सिर्फ़ कुछ बातों का ही ज़िक्र करता है अपने जो प्रावधानों के अंतर्गत, प्रोविजंस के अंतर्गत, कुछ चीज़ें इससे बाहर भी हैं। तो ये कहना यहाँ पर यही चाह रहे हैं, जो 1872 वाला एक्ट है, इट डील्स विद ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट यानी कि ये जनरल सी बात करता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, इसके अलावा भी कुछ बातें रहेंगी। और इट डज़ नॉट डील विद एवरी एस्पेक्ट, ये हर एस्पेक्ट को इसके अंतर्गत कवर नहीं कर रहा है। और परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली कह रहा है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव ऑन दी होल ऑफ लॉ रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो सभी के सभी कानून है कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, तो वो इसमें संपूर्ण नहीं मान सकते हम 1872 वाले को। कहीं और कानून है इसके अलावा, जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, तो इसी तरह से इंडियन इंश्योरेंस एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और ये लिस्ट भी कंप्लीट नहीं है, ये केवल एक एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेटिव हैं ये। तो फाइनली बात यही है स्कोप की कि ये जो एक्ट है इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये स्कोप की बात थी। हमारे 2 टॉपिक इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो फाइनली एक बात आती है इसमें कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब हम किसको कह सकते हैं कि एक वैलिड या एक वैध अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके क्या-क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ भी ये बता रहे हैं कि जो एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो ऐसा कोई भी समझौता जो लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो जो एलिमेंट्स वाली बात है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर यही, इसको 2 तरह से हम पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 2 तरह से आ सकता है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहा जा सकता है, या फिर दूसरी बात क्या पूछ सकते हैं, किन-किन आधारों पर एक कॉन्ट्रैक्ट को जो अनवैलिड कहा जा सकता है।
तो इसमें यही बातें थी कि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर हम जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत शामिल होनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 10 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो एक बात करता है या फिर यहाँ पर मेंशन किया गया है एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसको लागू किया जा सकता हो। तो इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए दी गई है क्योंकि एक कंसेप्ट है, इसको हमें समझना चाहिए कि भी एक 1872 वाले एक्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कोई भी दो पार्टी उनके बीच में एक फ्री मतलब एक आम सहमति से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और दोनों की दोनों पार्टियां कंपिटेंट हो, यानी कि सक्षम हो। ऐसा नहीं हो कि भी एक का लेवल कुछ हो एक का कुछ हो, तो फिर अगर लेवल कम ज्यादा होगा तो जो जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी वो अपने फेवर में सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट या प्रोविजंस करवाएगी। तो इसने कहा है यहाँ पर जो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट कौन सा होगा, जो फ्री कंसेंट के पर आधारित होगा और दोनों की दोनों पार्टियां क्या होंगी, कॉम्पिटेंट होंगी। फॉर लो कंसिडरेशन विचार किसी भी एक उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर विचार करने के लिए विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यही कि जो जो उसके अंतर्गत बिंदु आएंगे सारे के सारे। ऑब्जेक्ट में यही दो तीन बातें आती हैं कि हमारे सिलेबस में भी आएंगी कि ऑफर क्या है और उसकी स्वीकार्यता, यानी कि एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन यानी कि उसके ऊपर बातचीत। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला कह रहे हैं एन एग्रीमेंट के भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज दोनों की दोनों पार्टी सक्षम होनी चाहिए, फिर कह रहे हैं फ्री कंसेंट यानी कि बिना किसी दबाव के कंसेंट यानी कि सहमति होनी चाहिए। जो अगली कंडीशन है इसके लिए वो कह रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि विचार भी होना चाहिए इसके ऊपर और सभी सब जो ऑब्जेक्ट उसमें शामिल होने चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि उसे शून्य घोषित नहीं किया गया हो। फाइनली क्या कह रहे हैं जो लास्ट कंडीशन है इसके लिए वो कह रहे हैं कि भी रिटर्न एक तो ये लिखित में होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए। तो एक एक करके इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे इसमें। एग्रीमेंट किसको कहेंगे, तो ये फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, और देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और फॉर एन एग्रीमेंट द फॉलोइंग आर नेसेसरी, एक एग्रीमेंट के लिए ये तीन बातें जरूरी हैं, जैसे कि एन ऑफर यानी कि प्रपोजल प्रस्ताव बाय ए पार्टी, दूसरा एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, एक पार्टी प्रपोजल देख रही है और दूसरी उसको स्वीकार कर रही है, ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों में एक आम सहमति भी होनी चाहिए। थर्ड जो एग्रीमेंट का जो एक जरूरी है इसके अंदर बात होनी चाहिए वो है कंसिडरेशन, दोनों को उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसे नहीं है बिना विचार किए ही कुछ बात होगी, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स टू पार्टी, जो भी एक एग्रीमेंट होगा उसके अंतर्गत दो पार्टियां होनी चाहिए, यानी कि दो पक्ष होने चाहिए। और एक केस भी आया है जिसमें बताया कहा गया है, इससे कुछ हटके बात है कि जो एक सेल एग्रीमेंट होते हैं उसमें एक पक्षीय कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इट इट डजंट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टीज, क्योंकि इस पे दोनों की दोनों पार्टियों के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। तो ये फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। सेकंड देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, यानी कि दोनों की दोनों पार्टियां सक्षम होनी चाहिए। तो पार्टीज इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट, जो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्वॉल्व हो रही है शुड बी कॉम्पिटेंट, मतलब वो दोनों सक्षम होनी चाहिए टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आगे यही बता रहे हैं कि कंसीडर्ड एज ए कॉम्पिटेंट, किसको हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट पार्टी है। तो उसमें तीन बातें आएंगी कि दोनों के दोनों अडल्ट होने चाहिए, यानी कि 18 साल वयस्क होने चाहिए, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, और साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि एक स्वस्थ माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी के अगर कुछ कोई कम समझदार है तो उसका फायदा उठा के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे, तो साउंड माइंड होना चाहिए, इसे यानी कि स्वस्थ और स्वस्थ माइंड मस्तिष्क होना चाहिए। इज नॉट इनकॉम्पिटेंट अदरवाइज टू डू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सक्षम भी होना चाहिए, अगर सक्षम नहीं होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानेंगे, इसको चैलेंज कर सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद दी ए माइनर इज वॉइड, अगर किसी बच्चे के साथ यानी कि 18 साल से कम वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो शून्य रहेगा, वॉइड मीन्स शून्य, तो माना नहीं जाएगा। और ये इस केस में मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास के केस में ऐसी बात निकल के आई थी। थर्ड जो एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट, यानी कि सहमति। तो सहमति किस किस के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन दी पार्टीज, यानी कि टू पार्टीज होंगी जो, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए। और फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या है, क्या किसको हम समझेंगे, ये जो फ्री कंसेंट है कोई रेशन मतलब कि जोर जबरदस्ती से ना कोई सहमति ली गई हो और ना ही कोई मतलब किसी के प्रभाव में आके कुछ सहमति ली गई हो, कोई फ्रॉड के द्वारा नहीं हो, कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश कर दिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया गया हो, तो उसको हम शामिल करते हैं इसमें ही फ्री कंसेंट में। एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट और वॉइडेबल, अगर कोई भी एग्रीमेंट
या कॉन्ट्रैक्ट जो विदाउट फ्री कंसेंट के होगा तो उसे हम वॉइडेबल यानी कि शून्य घोषित करने वाला मान लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के आधार पर होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे यही बात करें कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एनफोर्सेबल। अगर जो इसके कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो लागू करने योग्य नहीं होगा। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज दैट, तो इसके अंदर 4-5 बातें बता रहे हैं कि नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको जो विचार करते हैं या फिर जो उसके अंदर प्रावधान होते हैं वो लॉ के द्वारा निषेध नहीं होने चाहिए। दूसरी बात फिर ये कह रहे हैं कि वो फ्रॉडेंट नहीं होने चाहिए और किसी भी एक पब्लिक पॉलिसी या फिर नैतिकता के खिलाफ नहीं होने चाहिए और किसी भी तौर पर शारीरिक या संपत्ति के तौर पर इंजुरी यानी कुछ ना कुछ नुकसान या क्षति के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके की इसमें बातें आई थी। तो अगला देख लेते हैं क्या है इसमें, नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि उसको शून्य घोषित नहीं किया गया हो। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें आती हैं कि अंडर द मिस्टेक, यानी कि कोई ना कोई ऐसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कुछ बात आती है तो हम उसको फिर वॉइड मान लेंगे। दूसरी बात कह रहे थे अगर वो बिना किसी विचार के कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसको भी हम वॉइड कर सकते हैं। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर कोई विवाह से संबंधित निषेध लागू करता है तो वो भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। और अगर कोई जुए से संबंधित है यानी कि कोई शर्त लगा रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी डिक्लेयर्ड वॉइड कर सकते हैं। तो अगर व्यापार से संबंधित कोई निषेध या रोक लगा रहे हैं तो वो भी। तो 5 बातें हम देख चुके हैं। अब लास्ट इसमें है रिटन एंड अटेस्टेड। तो इसमें यही बात आई है, कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन एंड अटेस्टेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। तो कोई भी ऐसा कानून हो जो फोर्स में हो, जो प्रवृत्त हो, तो उसके तहत ये रिटन लिखित में होना चाहिए और अटेस्टेड भी होना चाहिए। और फाइनली यही कहता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ऊपर हमने सब के सब डिस्कस किए वो सारे के सारे एसेंशियल यानी कि जरूरी एलिमेंट्स हैं तत्व है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। और आल्सो कॉल्ड, इनको हम कंडीशंस भी कह सकते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये एक प्रयास था एस्पायरेंट्स के द्वारा आपको आपकी तैयारी में या फिर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसी से संबंधित हमारी ये कोशिश थी। तो जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे एक अगला लेक्चर जिसमें आपके लिए कुछ अन्य बातें एग्जाम से संबंधित रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।